बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दो जो सबसे बड़े कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल पॉलिटिक्स की दुनिया में सबसे चर्चित शहर महाराष्ट्र, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस महाराष्ट्र में जो सबसे चर्चित व्यक्ति है उस व्यक्ति पर जो कयास लगाए जा रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व ने उन कयासों को दरकिनार कर दिया है या फिर कह लीजिए कि उनका पूर्ण विराम लगा दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की। सिर्फ और सिर्फ ये एकमात्र नाम ही ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस, जिस एक नाम से महाराष्ट्र की राजनीति का कई कारक निकल पड़ते हैं। सबसे पहला कारक उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उद्धव ठाकरे का बीजेपी से अलग होना। शरद पवार। देवेंद्र फडणवीस के कारण ही शरद पवार का उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना। एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस के कारण ही एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कारण ही वो खुद उप मुख्यमंत्री बने। मैंने जैसे पहले बोला कि देवेंद्र फडणवीस के कारण उद्धव ठाकरे का बीजेपी को छोड़ना, यह बात मैंने इसलिए कही कि देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे थे क्योंकि चुनाव जीत चुके थे। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, चुनाव जीत चुके थे, और यदि वो मुख्यमंत्री बन जाते तो मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद ही उद्धव ठाकरे का या किसी और का नंबर आता जब तक बीजेपी जीतती, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से एक अनुशासित, कर्मठ और एक ऐसा नेता नहीं मिला है बीजेपी को महाराष्ट्र में जो इतना सहनशील भी है, अनुशासित भी है और काम करके दिखाने वाला भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी आई, 100 सीटें आई, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी के चेहरे पे आई है, पर उन्होंने कभी संगठन को यह साबित नहीं होने दिया कि आपका फैसला गलत था। उन्होंने हमेशा यह रखा कि आपने जो फैसला लिया है वो आपका फैसला एकदम लिया गया फैसला एकदम सटीक और सही था। मतलब केंद्रीय नेतृत्व का देवेंद्र फडणवीस को सीएम के लिए चुनना, ये जो फैसला है एकदम सटीक और सही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस में वो कार्य किए जिनकी अच्छाई अभी तक होती है, क्योंकि आजादी के बाद में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना रही थी देवेंद्र फडणवीस जी को। इससे पहले एक बार शिवसेना के साथ गठबंधन किया था बीजेपी ने, पर मुख्यमंत्री शिवसेना का बना, तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पहली बार बनाया, दूसरी बार फिर चुनाव जीते, अपने दम पर सरकार बनाई। उसमें उद्धव ठाकरे को यह लगा यदि अब की बार ऐसा मौका खो दिया जिसमें मुख्यमंत्री नहीं बने तो आगे मौका आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा नेता खड़ा हो रहा है जो आने वाले काफी सालों तक अपना दबदबा बनाए रखेगा, और तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा राजनीति में। तो इस डर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया और उधर शरद पवार कांग्रेस का साथ मिला। शरद पवार के लिए मैंने इसलिए ये बात कही कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि उन्हें पता था यदि फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि शरद पवार जैसे बड़े नेता भी बौने नजर आएंगे। उनकी बच्ची खुशी जो अहमियत है राजनीति में शरद पवार की,
वो भी खत्म हो जाएगी। इस डर से उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ एक समझौता किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तीसरा नाम मैंने लिया एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से बीजेपी में आना, सॉरी शिवसेना से नहीं, शिवसेना को लेके, और बीजेपी में नहीं आए एकनाथ शिंदे, वो शिवसेना को लेके बीजेपी के साथ आए। अब यहां एक कूटनीतिक सुनिए, कूटनीति समझिए नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की कितनी शानदार कूटनीति है यहां। उन्होंने एकनाथ शिंदे को और उनके साथ में आए हुए विधायकों को बीजेपी में शामिल नहीं करवाया। वो उस समय चाहते तो एकनाथ शिंदे और विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा सकते थे, पर उन्होंने शिवसेना ही रखी, गठबंधन किया। वो इसलिए, यदि एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होते तो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये खेल स्टार्ट हो जाता कि हम ही असली शिवसेना है, जो जाने थे वो गए, जिनको धोखा देना था वो गए, अलग अलग टाइप की बातें होती। शिव सैनिक जो है वो उनसे टूट जाता, उद्धव ठाकरे के साथ रहता। उन्होंने एक ऐसा खेल खेला, एकनाथ शिंदे को शिवसेना दी, जिससे शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के पास आए, और जो नहीं आए वो शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास जाने पर वो उसके बाद में आ गए, क्योंकि असली शिवसेना नकली शिवसेना का ये अंतर चल पड़ा। उसमें शिवसेना का जो सिंबल है वो भी एकनाथ शिंदे के पास आ गया। तो सैनिक थे, शिव सैनिक थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ भी आ गए। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बना दिया, जिसकी लड़ाई चल रही थी, उसी लड़ाई के कारण उद्धव ठाकरे ने बीजेपी छोड़ी थी, और उसी के कारण और उन्हीं चर्चाओं के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बना दिया एकनाथ शिंदे को। मतलब ये कूटनीति, जहां फायदा बीजेपी को सिर्फ हल्का होता एकनाथ शिंदे और विधायकों को बीजेपी में लेने से, वहीं बीजेपी ने चौतरफा फायदा किया बीजेपी में ना लेके, गठबंधन करके उनकी शिवसेना पार्टी बना के। इसका फायदा हमें, फिर मैंने नाम लिया उप मुख्यमंत्री का। देवेंद्र फडणवीस के कारण उप मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिल गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी, उसी बात के कारण एक कयास लगाए जा रहे थे जो बहुत भारी थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही एक सोचने का विषय था। और वो सच में एक यदि होता तो एक गलत कदम था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अब मैं महाराष्ट्र की राजनीति से दूर जा रहा हूं, साइड में रहते हुए संगठन का कार्य करूंगा, इस सरकार का कार्य करूंगा। कयास लगाए जाने लगे कि देवेंद्र फडणवीस अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। दो ही काम हो सकते थे, या तो उन्हें केंद्र में ले जाते, या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। तो सबसे बड़ा जो कयास लगाया जा रहा था वो उस समय था कि देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के इस स्टेटमेंट के बाद में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने, जो कुछ समय तक देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे, आज उसी मंत्री को मुख्यमंत्री बनाकर खुद उप मुख्यमंत्री, उन्हीं के नीचे देवेंद्र फडणवीस ने अपना बड़ा दिल दिखाया। और ऐसी कोई बातें या चर्चाएं नहीं की जिससे मतभेद दिखे। रूम के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं वो अलग बात है, पर रूम से बाहर ऐसी कोई चर्चाएं
देवेंद्र फडणवीस ने नहीं की। जब वापस विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र में, तो ये बहुत बड़े लेवल पर ये कयास लगाए जा रहे थे, जो प्रतिदिन बोला जा रहा था, प्रतिदिन, कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से दूर करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और ये भी सच है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रही है, चाहे उन्होंने सर्च कर रखा हो जैसा भी, पर हम यही कहेंगे कि ढूंढ रही है, क्योंकि जब तक नाम घोषित नहीं हो जाता है तब तक ढूंढ ही रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस से अच्छा वक्ता, कार्यकर्ता, अनुशासित, संगठन का ध्यान रखने वाला, 5 साल जिन्हें मुख्यमंत्री का तजुर्बा भी है, जो संगठन के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिनकी एक बोलने की एक अलग अंदाज है, जो मर्यादित है। मतलब जितना कहूं देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में उतना कम है। सबसे बड़ी बात, वो सहनशील हैं। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों के कारण आक्रोशित हो जाते हैं और हर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, नहीं। समय जब सही हो तब भी, समय जब सही ना हो तब भी बहुत नाप तोलकर खेलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं और फ्रंट फुट पर खेलते हैं। इतना सब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इनफ है। कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति से दूर ले जाए जा रहे हैं, पर अब इसके साथ में, इसी चीज के साथ में यदि ये होता तो हर एक उस वोटर के लिए जो महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट दे चुका है या देना चाहता है, उनके लिए गलत होता। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री नहीं कर पाते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौका मिलता है मुख्यमंत्री का, पर अपना कार्य पूर्ण रूप से ना कर एक साइड लाइन हो जाते हैं, जनता द्वारा भी और केंद्र की राजनीति द्वारा भी। पर देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता है जो जनता के दिलों में भी उनको वोट में कन्वर्ट भी किया, वापस अपनी सरकार भी बनाई, और ऐसा कोई स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से नहीं आया जिसे लगता हो कि मतभेद है इस सरकार के साथ। उन्होंने अपना बड़ा दिल भी दिखाया और इसी के साथ एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े रहे, कार्य करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे। इन्हीं सभी चीजों के कारण कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर खट्टर को हटाया गया और उसका परिणाम भी देखा है आपने, बीजेपी तीसरी बार जीती है। यदि थोड़े टाइम पहले हटा दिया जाता तो और अच्छे बेहतर परिणाम होते, पर तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में अपना परचम लहरा पाई। तो बीजेपी में बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बारी में इतना अच्छा कार्य किया है, जो केंद्र की राजनीति में भी सटीक बैठते हैं, जनता में भी, और जो है भी, जो बोलने का तरीका और जनता में भी अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, अपना संगठन में भी प्रभुत्व अच्छा रखते हैं और फ्रंट फुट पे भी खेलना जानते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को यदि महाराष्ट्र की राजनीति से दूर किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा गलत कदम बीजेपी के लिए हो सकता है। तो जहां तक लगता है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से दूर नहीं जाएंगे, जिसका खुले तौर पे तो नहीं कहूंगा, बीजेपी ने कह दिया है, पर एक पूर्ण विराम जरूर लगा दिया गया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की परंपरागत सीट नागपुर से उनका नाम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी उनका नाम आया है और विधानसभा के चुनाव हो जाएं, 3 दिन बाद में ही उनका रिजल्ट है वो आ जाए और उसके बाद में बीजेपी कहे कि आप उस सीट से इस्तीफा दीजिए और केंद्र की राजनीति में आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आपको बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एकदम सही सटीक बैठेगा। उद्धव ठाकरे सोच के कुछ अलग गए थे, हुआ उनके साथ कुछ अलग। मतलब सोच के ये गए थे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर हुआ उनके साथ गलत। क्या मुख्यमंत्री तो बन गए वो? नहीं, मुख्यमंत्री वो बने सिर्फ 2.5 साल के।
उन्होंने सोचा था पूरे 5 साल में राज करूंगा, पर हुए 2.5 साल ही। पर अब जब चुनाव है तो उन्हें लगता है कि अब जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस को और शरद पवार को, एनसीपी को मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। पर कांग्रेस ने, एनसीपी ने, शरद पवार ने ऐसा किया नहीं, तो उन्हें अब सबसे बड़ी वो चिंता है। संजय राउत उनके नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी कह रहे थे कांग्रेस ने यदि इन्होंने सोमवार इतने बजे तक यदि लिस्ट जारी नहीं की तो हम हमारी लिस्ट जारी कर देंगे। कभी कहते हैं ये बड़ी पार्टी है, हम इनसे क्या बात करेंगे। कभी कहते हैं कि हम कर रहे हैं बात। मतलब अलग 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 मायने। पर उद्धव ठाकरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अब उनकी मजबूरी हो गई है इस महाअघाड़ी में रहना, क्योंकि वो फैसला अब कुछ ले नहीं सकते, इस हालात में नहीं है वो कुछ फैसला ले। शरद पवार और कांग्रेस अब उनको मुख्यमंत्री का पद देंगे नहीं, ना उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितना यूज लेना था ले चुके हैं। और वहीं देवेंद्र फडणवीस एक बार मुख्यमंत्री बनकर दूसरी बार उप मुख्यमंत्री रहकर बड़ा दिल दिखाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अब वापस मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। ऐसा अभी तक बीजेपी ने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, पर जहां तक है देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही अपना चेहरा घोषित करती है। और ये एक स्वस्थ राजनीति के लिए, सफल राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति के लिए जरूरी भी है। वरना आपने देखा है कई बार सरकारें भी और मुख्यमंत्री के मतलब दल भी, जो भी दल हैं वो भी अब जो छोटी पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, मतलब वो सरकारें नहीं टिकती। एक हेल्थी पॉलिटिक्स के लिए, एक ध्रुवीकरण के लिए, एक हेल्थी पॉलिटिक्स के लिए, एक ध्रुव के लिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक बिंदु के लिए आपका सटीक होना बहुत जरूरी है। और वो तब होता है जब आप एक बड़ी पार्टी होते हैं और आप अपना एक निष्कर्ष रखते हैं, एक फैसला लेते हैं, एक चेहरा रखते हैं। वरना सरकारें कभी भी गिर सकती है। एक स्वस्थ राजनीति के लिए चेहरा बड़ी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस कोई नाम आज कोई छोटा नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। बीजेपी को इस चुनाव में 2 एरिये सही तरीके से साधने होंगे, एक मराठा और एक विदिशा। ये 2 वो एरिया हैं जिनके दम पर, जिनको जीतकर ही बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। और इसी मराठा के लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। पर एकनाथ शिंदे का बहुत प्रभाव मराठावाद में पड़ता है, यह बात भी श्योर है। और इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस आज कोई छोटा नाम नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये नाम वो हैं जिन पे श्योरिटी रखी जाती है कि हो जाएगा। और इसी के कारण मुझे लगता है कि यदि बीजेपी जीतती है महाराष्ट्र के चुनाव, एक बड़ी पार्टी साबित होती है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी पता है, वो एक समय था, उस समय का फायदा उठा लिया गया है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी तक एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं। वो समय अब चला गया है। अब आने वाले चुनावों में नई समीकरणें साधी जाएगी और इसमें देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री होंगे। ये शरद पवार को भी पता है, उद्धव ठाकरे को भी पता है, अजीत पवार को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है और एकनाथ शिंदे जी को भी पता है।
यदि पता नहीं है किसी को तो वो है देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे, तो वो कहते हैं कि केंद्र जो भी संगठन का कार्यभार देगी मैं उसे सहजता से स्वीकार करूंगा। मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं संगठन का। मतलब अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार कर्मठ सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।